बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. And today I'm going to share my passion with you people through the course of this very important topic, which is the subject wise guidelines for the UHS MD-CAT preparation. कि मैं वक्तन फ़ोक्तन for last couple of months बहुत सारी interactions करता रहा हूँ, online interactions with the students from different parts of the country. तो बहुत ज़्यादा students ने insist किया for sort of hold on for a while, थोड़ी सी setting में कर लूँ. Okay. तो बहुत सारे students ने insist किया कि उनको मैं ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस जब वो प्रोवाइड करूं कि एक एक सब्जेक्ट को किस तरीके से कैरी करना है, राइट. सो उसी हवाले से आज का वेबिनार जो मैंने ये ऑर्गेनाइज किया. फाइन. सो फिर मोर स्टूडेंट्स आर कमिंग, उनको भी एडमिट कर लूं मैं. सो आज की जो डिस्कशन है इसको मैं इस कोट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा. ये सीन है कि ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, आई नेवर टीच माई प्यूपिल्स, आई ओनली प्रोवाइड द कंडीशंस इन विच दे कैन लर्न. ये बड़ा मेरा फेवरेट एक कोट है. एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं अपने शागिर्दों को पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे हालात उनको दे देता हूँ जिसके अंदर रह के वो लर्न कर सके. तो इसी कोट से इंस्पायर होके मैं आपको आज कुछ भी पढ़ाने नहीं लगा हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरह से खुद से अपने लिए ऐसी कंडीशंस पैदा करनी है कि आप उनमें MD-CAT की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट वे से लर्न कर सकें, राइट. तो आज की जो हमारी डिस्कशन है ये इस बारे में है. और उसके बाद यूसीन है, ये एक और कोटेशन है इनकी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की, कि most teachers they actually waste their time by asking question which are intended to discover what a pupil does not know. तो कहता है कि ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, वो अपना टाइम जाया करते हैं ऐसे सवाल पूछने के लिए जिससे जो उनके प्यूपिल्स हैं उनकी जो कह लें कि इग्नोरेंस है वो उनको पता चले, या उनको क्या नहीं पता वो ये जानने के लिए सवाल पूछते हैं. और साथ वो ऐड करता है, whereas the art of questioning has for its purpose to discover what pupils know or is capable of knowing. वो कहता है कि जो असल आर्ट है क्वेश्चनिंग का वो ये है कि ये डिस्कवर करना कि मेरे शागिर्दों को क्या पता है या क्या आता है या वो क्या करने के काबिल है, राइट. सो बहरहाल ये दो कोर्स है जिनके साथ मैंने स्टार्ट लिया. अब स्ट्रेट अवे हम अपनी डिस्कशन की तरफ जंप करते हैं. सीन है कि आज की डिस्कशन की हमारी ये बिग पिक्चर आपके सामने है. First of all, I will talk a little bit about the story of MD-CAT Punjab 2020 कि 2020 में ओवरऑल कुछ अहम बातें हैं 2020 के MD-CAT के हवाले से, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. सो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे जस्ट चंद मिनट. एंड सेकेंडली हम बिफोर प्रेपरेशन पे बात करेंगे कि अब चूंकि आप अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो आपने आखिरी मरहले में जो फाइनल टच देना है अपनी प्रिपरेशन को, उससे पहले आपको किस किस्म की तैयारी रिक्वायर्ड है, राइट. और थर्ड नंबर पे फिर हम देखेंगे कि हमने अपने एग्जाम को एंटिसिपेट करना भी सीखना है. ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें बेसिकली मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने ये किस तरह से जांचना है कि आपका इम्तिहान किस तरह का आना है, राइट. सो मैं ये बिलीव करता हूं कि अगर आप सेंसिबली प्रीवियस एग्जाम्स को रीड करें इन पर्टिकुलर वेज, जैसे कि आज आपको मैं गाइड करूंगा, तो आप आने वाले एग्जाम को एंटिसिपेट कर सकते हैं. ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि आपको पता होगा कि मेरे इम्तिहान में क्या आना है इम्तिहान में बैठने से भी पहले, राइट. तो ये मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने अपने एग्जाम को एंटिसिपेट करना है. और उसके बाद फिर आपने जो MCQ की डिफरेंट टाइप्स हैं MD-CAT, मैं उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस किस्म के MCQs आते हैं और किस किस सब्जेक्ट में किस किस कैटेगरी के MCQs आते हैं. इसके ऊपर हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन
मैं इन डेप्थ आपको बताऊंगा कि आपने एमडी कैट की तैयारी सब्जेक्ट वाइज कैसे करनी है। मैं आपको बताऊंगा अलग अलग कि आपने किन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है फॉर सेक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड देन इंग्लिश। सो हर सब्जेक्ट के पंखा लिए बंद कर दो, अलग अलग टिप्स हैं, तो इन सब के ऊपर इंशाल्लाह हम इन दरवाजा भी डिटेल बंद कर दो। बात करेंगे। नहीं नहीं, ये भी बंद कर दो, ऑल राइट। दरवाजा बंद कर तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द स्टोरी ऑफ द एमडी कैट पंजाब। इस वक्त बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमारा जो एमडी कैट है ये कब हेल्ड होना है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि बहुत सारी क्वेरीज भी आती हैं हमारे पास कि जी इसकी रजिस्ट्रेशन कब ओपन होनी है, दाखिले कब होने हैं, ये लेट होगा नहीं होगा क्या, ये पहले बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस बच्चे पूछते रहते हैं। तो फिलहाल मैं आपको कुछ जो प्रैक्टिकल बातें हैं बस वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त आप ये अज्यूम कर लें कि आपका जो एमडी कैट है ये 18 अक्टूबर को हेल्ड होगा। ये चीज आप अज्यूम कर लें और बार बार इसको प्रोब करना छोड़ दें। इसकी बहुत इस वक्त जो बेस्ट डेट है जिस पे एमडी कैट एक्सपेक्टेड है पंजाब का, वो 18 अक्टूबर ही है। जो यूएचएस के वीसी है उन्होंने भी कहा है, ऑल्दो इसके लिए कोई भी उनकी वेबसाइट पे या कहीं पे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई। तो यहाँ पे हमारे मेडिकल कॉलेज में, साहिवाल मेडिकल कॉलेज में विजिट के दौरान उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया था इस हवाले से कि हम 18 अक्टूबर को ये एमडी कैट लेने का सोच रहे हैं। लेकिन इसकी कोई भी यूएचएस की तरफ से भी ऑफिशियल कह लें कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। स्टिल आप जो है ना 18 अक्टूबर को आप फाइनल डेट कंसीडर करें। ये लेट भी हो सकता है, अगर लेट हो गया दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये श्योर है कि 18 अक्टूबर से पहले नहीं होगा, तो 18 अक्टूबर को हो सकता है। आप अपनी तैयारी 18 अक्टूबर के हिसाब से सारी की सारी कैरी आउट कर लें और आप ये सोचेंगे 18 को आपका एग्जाम है। अगर फर्स्ट करें कि ये लेट भी हो जाता है तब किसी वजह से, तो यू वुड स्टिल बी इन अ बेटर पोजीशन कि आप जो आने वाले में भी अगर आपको 1-2 हफ्ते और मिलते हैं आप और भी बेहतर तैयारी कर पाएंगे। लेकिन आप जस्ट ये अपने आप को झूठी तसल्ली बिल्कुल भी ना दें कि ये एमडी कैट लेट हो जाएगा तो हमें बाद में और टाइम मिल जाएगा। आप 18 अक्टूबर को अपनी प्रैक्टिकल डेट समझें और ये चीज भी बार बार आप लोग पूछना बंद कर दें। मैं ये देखता हूँ कि बच्चों को पता नहीं, शायद उनको पढ़ने का मेन काम नहीं है। दे कीप ऑन वरिंग अबाउट द थिंग्स जो कि लिस्ट बिट बॉदर करने वाली है। कि जी हर रोज सुबह दोपहर शाम बच्चों को सिर्फ एक ही मसला है कि जी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं ओपन हो रही। भाई हर चीज का उनका एक टाइम फ्रेम है। जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, टेलीविजन पे न्यूज आएगी, वेबसाइट पे आएगी, पेपर में आएगा, जगह जगह से आपको मैसेजेस आ जाएंगे, राइट। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिससे आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा। हम इंफॉर्मेशन की राह के अंदर रह रहे हैं, तो थोड़ा सा हौसला रखें, थोड़ी तसल्ली रखें। इस चीज को सुबह दोपहर शाम जगह जगह मैसेज कर करके पूछना बिल्कुल बंद कर दें फॉर गॉड से। अपना जो फोकस है लेजर बीम अपनी स्टडी के ऊपर रखें। ऑलराइट, तो बस 18 अक्टूबर जो है ये आपकी कह लें कि टेंटेटिव डेट है। और क्लासेस के स्टार्ट होने के हवाले से भी अभी कुछ भी हतमी नहीं कहा जा सकता कि बहरहाल ये पक्का है कि एंट्री टेस्ट होगा और ये 18 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड है। एडमिशंस भी इसी साल के अंदर अंदर उन्होंने पक्के कर लेने हैं इंशाल्लाह। किसी न किसी वे में एडमिशन आपको दे देंगे। अब आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी ये एक अनदर क्वेश्चन है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आगे बढ़ते हुए ये जो कोविड की सिचुएशन है अपने आप को कैसे ये रोल आउट करती है। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द प्रेपरेशन बिफोर प्रेपरेशन, राइट। कि अब आपने तैयारी से पहले तैयारी कैसे करनी है इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। बड़ा एक अहम सेगमेंट है। देखिए, इसमें सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो ये करना है कि मैंने एक जबरदस्त किस्म का डॉक्यूमेंट तैयार किया है आप लोगों के लिए, जिसको मैंने नाम दिया है टीजी मास्टर प्लानर का, राइट। टॉप ग्रेड का मास्टर प्लानर। तो आपने सबसे पहले उस मास्टर प्लानर का प्रिंट आउट निकाल लेना है। मैं भी आपको वो दिखा भी देता हूँ कि मास्टर प्लानर है क्या। उसके बाद सेकेंडली you have to know the importance and define difficulty level of each subsection according to the in the master planner, right। अब मैं आपको जैसे ये दिखा भी देता हूँ। सही सीन है कि let me open the master planner। ये हमारे पास मास्टर प्लानर है, राइट। तो ये है खास तौर पे प्लानर फॉर एमडी कैट पंजाब 2020 प्रेप। तो इसको मैंने इन पर्सन प्रिपेयर किया है विद द हेल्प ऑफ माय टीम। इसके अंदर 4 चीजें आपको मिलेंगी। नंबर 1 पे प्रीफेस है, जिसमें मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, उसको आप खुद से पढ़ लेंगे जब आपको ये मिलेगा। दूसरे नंबर पे स्टडी स्केड्यूल है कि अगर 18 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है
तो उसके हिसाब से आपने रोजाना की बिना पे क्या काम करना है कल से लेके ऑनवर्ड्स टिल योर एग्जाम, ये इस चीज के बारे में ये स्केड्यूल है। थर्डली ये एक चीज नहीं हमने ऐड की है इसके अंदर, वो है डेली रूटीन, कि एक अच्छे एमडी कैट या जो एडमिशन वाला बच्चा एमडी कैट का होता है वो अपनी रूटीन किस तरह की बनाता है या कैसी रूटीन आइडियली होनी चाहिए, वो डेली रूटीन हमने इसके अंदर ऐड की है। आपको एक तो हमने आपको सैंपल रूटीन दे दिया कि भाई इस तरह की रूटीन आप लोग जैसे बना सकते हैं, फिर हमने एक टेम्पलेट भी दे दिया है जिस टेम्पलेट के अंदर आप अपनी रूटीन फाइनली खुद से बनाएंगे, अपनी पर्सनलाइज रूटीन जो आपको बेस्ट सूट करती है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय अस। और लास्ट पे हमारे पास जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, राइट। तो देखें इस वक्त आपके पास जो टाइम है वो भी लिमिटेड है, आपकी फोर्सेस भी लिमिटेड है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप डेली बेस पे, यानी कि अभी से आज ही से ऑनवर्ड्स अगर आप डेली बेस पे इफ यू विल नॉट लर्न टू स्टडी विद द प्रायोरिटीज, गॉड फॉरबिड यू विल फेल ऑन द एमडीकैट, राइट, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रायोरिटाइज करवाना बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैंने प्रायोरिटी लिस्ट जनरेट की है, मैं स्ट्रेट अवे आपको लेके चलता हूं टुवर्ड्स द प्रायोरिटी लिस्ट। बाकी जो सेगमेंट्स हैं इसके उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये हमारे पास आ गई है जनाब प्रायोरिटी लिस्ट। तो हियर वी गो, दिस इज द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स। अब इस प्रायोरिटी लिस्ट को अगर आप गौर करें तो इसमें हमने किया क्या है, लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस प्रायोरिटी लिस्ट। इसमें आपके सामने ये आप देख सकते हैं कि ये इसका मेन टाइटल है। हमने इसे सबसे पहले से फिजिक्स की प्रायोरिटी लिस्ट दी है। इसमें देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम के अंदर हमने इंपॉर्टेंस दी है जो कि हाई, मीडियम या लो हो सकती है। हाई से मुराद ये है कि एग्जाम के लिए इंतहाई अहम है, मीडियम इंपॉर्टेंस से मुराद ये है कि एग्जाम के लिए ये इसकी अहमियत दरमियानी है, और लो इंपॉर्टेंस से मुराद ये है कि इसकी अहमियत रिलेटिवली कम है। उसके बाद हमने सब सेक्शन का टॉपिक का नेम लिखा है, फिर उसके बाद हमने उसकी डिफिकल्टी लिखी है फॉर यू, कि आपके लिए वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो हाईली डिफिकल्ट है या उसकी डिफिकल्टी आपके लिए मीडियम है या आपके लिए लो है। और थर्ड नंबर पे ये जो लास्ट पे फोर्थ नंबर पे हमने जो कॉलम दिया है वो हमने ये भी दिया है कि आपने लास्ट डे रिवीजन के लिए अभी से अपनी शॉर्ट लिस्ट तैयार करनी है, राइट। सो अब जस्ट इमेजिन कर लें कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसका हार्ड फॉर्म में जो प्रिंट आउट है वो आपके पास है, इसका हार्ड फॉर्म में प्रिंट आउट आपके पास है, राइट। तो इसके अंदर आप देखें कि फर्ज करें कि आपने अब जो फिजिक्स का जस्ट इमेजिन कर लें कि आपका मेजरमेंट का और मोशन एंड फोर्स इन 2 यूनिट्स का आपने टेस्ट देना है, राइट। तो इन 2 यूनिट का टेस्ट देने के लिए आप क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले आप इन दोनों यूनिट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले आप उनको प्रिपेयर करेंगे। बजाय कि आप मेजरमेंट के फिजिकल क्वांटिटीज एंड ऐसा यूनिट्स उसके बाद फिर आप ये इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, एरर्स, अनसर्टेनिटीज और प्रिसीजन एक्यूरेसी वगैरह करते फिरें, आप फिजिकल क्वांटिटीज एंड ऐसा यूनिट्स को करके उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आप इसको करेंगे, राइट। से अगर आपने मेजरमेंट एंड मोशन एंड फोर्स का टेस्ट देना है, ओके। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये जो मीडियम इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स हैं अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको पता है कि जी मेरे पास फिजिक्स की तैयारी के लिए टोटल 4 घंटे हैं, या फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए आज के दिन में मेरे पास 4 घंटे हैं। 4 घंटे में से आपने से 2.5 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, 1.5 घंटा आपने टेस्ट देने हैं। तो उन 2.5 घंटों में आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि देखिए इसमें ये अप्रोच रॉन्ग होगी कि आप इसमें से मेजरमेंट को पूरा प्रिपेयर कर लें और मोशन एंड फोर्स आपका बिल्कुल रह जाए, ये बिल्कुल एक रॉन्ग वे होगा, राइट। तो इसमें बेहतर ये है कि आप दोनों की जो ज्यादा अहम टॉपिक्स हैं जो हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, अब इसके ज्यादा अहम टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर कर लें, फिर आप मीडियम इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स के ऊपर चले जाएं और लास्ट पे फिर आप इन लो इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स पे चले जाएं। इनकी इंपॉर्टेंस किस बेस पे डिफाइन की गई है, ये लास्ट तकरीबन कह लें कि ये 2011 से ऑनवर्ड्स अब तक के जो एग्जाम ट्रेंड्स हैं उनको देख के ये जो कह लें कि प्रायोरिटी लिस्ट ये बनाई गई है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स की है, ओके। चलें ये तो हो गया। अच्छा, इसमें मैंने यहाँ पे देखे ना प्रेपरेशन को, बिफोर प्रेपरेशन से आपको कुछ मैं आपको बातें बता रहा था, उसके अंदर मैं अपनी पीपीटी पे दोबारा जाता हूँ वापस। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, आपने टीजी मास्टर प्लानर का प्रिंट आउट ले लेना है। फिर सेकंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि नो द इंपॉर्टेंस एंड डिफाइन डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच सबसेक्शन इन द मास्टर प्लानर। और देखिए आपने क्या करना है, इसको प्रिंट आउट निकाल के आपने तसल्ली से बैठ के इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ना है। पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा, अच्छा इसी यूनिट में से ये वाली जो चीजें हैं वो ज्यादा अहम है। आप इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करें और आप ये भी सोचें कि आपने इस इंफॉर्मेशन को अपनी प्रेपरेशन में अप्लाई कैसे करना है। फिर एक काम आपने और करना है, वो काम आप ये करेंगे, ये जो हमने डिफिकल्टी का सेगमेंट दिया हुआ है
देखिए इस वक्त आपने इसको फिल करना है। इसको फिल करने का तरीकाकार क्या है? देखिए जो टॉपिक आपको सिरे से नहीं आते, आप उनके सामने हाई का वर्ड लिख दें, और जो टॉपिक्स आपको दरमियाने आते हैं, लाइक अधूरे से आते हैं, उनके सामने आप मीडियम का वर्ड लिख दें। और जो टॉपिक्स आपको 100% आते हैं, जब भी आप उनमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उनके सामने आप लो का वर्ड लिख दें, राइट। तो इस तरह से देखिए कि आप इस कॉलम को, ये वाला जो थर्ड कॉलम है, राइट, ये जो थर्ड कॉलम है, इसको दोबारा फिर मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, दिस वन, ये जो थर्ड कॉलम है हमारा, ये थर्ड कॉलम आपने पूरे का पूरा सारे सब्जेक्ट्स के लिए तसल्ली से बैठ के फिल इन करना है। इसके लिए हमने स्केड्यूल के अंदर भी जो डे 1 है आपका, उसके ऊपर हमने ये चीज रखी हुई है कि डे 1 में आपने भी तैयारी शुरू नहीं करनी, आपने सिर्फ इस चीज की तैयारी करनी है कि आपने तैयारी करनी कैसे है, राइट। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपली इसके अंदर अपना जो डिफिकल्टी है फॉर यू, आप खुद फिल करेंगे। हम इसको फिल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भाई हर स्टूडेंट डिफरेंट है। एक टॉपिक एक बच्चे को अगर बहुत अच्छा आता है तो हो सकता है दूसरे बच्चे को बिल्कुल भी ना आता हो, राइट। तो आप अपने लिए डिफिकल्टी वाइज आप अपने इन सारे के सारे टॉपिक्स को आप टैग कर लेंगे, या यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। और इसके अलावा ये काम तो यहाँ पे हो गया। इसके अलावा जब आप एक्चुअली पढ़ रहे होंगे, जब आप एक्चुअली पढ़ रहे होंगे, लास्ट पे देखिए हमने एक कॉलम दिया हुआ है कि जब आप एक्चुअली पढ़ रहे होंगे, से फर्स्ट करें कि आपने पढ़ा है जी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, राइट, और आपने टॉर्क पढ़ा है। पढ़ते हुए आपको एहसास हो रहा है यार ये जो टॉपिक है ना, ये इस तरह का कि आखिरी दिन भी मुझे इसका कुछ ना कुछ रिवाइज करना ही पड़ना है, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसके सामने इस जगह पे, इस चेंबर के अंदर आप क्या करेंगे, जहां पे इस वक्त मेरा कर्सर है, यहाँ पे आप लोग टिक लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी के दौरान ही आखिरी दिन की तैयारी के लिए भी शॉर्ट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनती जाएगी। मे बी आपके फर्ज करें कि 400-500 टॉपिक्स हैं, तो आपके पास लास्ट डे में बी आपके पास 30-40 टॉपिक्स की लिस्ट होगी। हाँ यार, आपको चूंकि पढ़ते हुए फील हो जाता है कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये लास्ट डे पे रिवाइज ना किए तो मेरी गलती हो सकती है। तो इसी शीट के थ्रू ही आप क्या करेंगे, अपने इंपॉर्टेंट, अपने जो कह लें कि ऐसे टॉपिक्स जो कि आपके माइंड से स्किप होने वाले टॉपिक्स हैं, उनकी शॉर्ट लिस्ट भी रेडी कर लेंगे। उनको सिंपली अब यहाँ से टिक कर लेंगे। देखें ये फिजिक्स पहले आ जाएगी, फिजिक्स के बाद इसके अंदर पूरी फिजिक्स आप देखें, उसके अंदर हमने डिफिकल्टी वाइज और इंपॉर्टेंस वाइज आपको अलाउ कर दी कि यहाँ से आप अपने टॉपिक से प्रायोरिटाइज कर लें। सेम काम हमने फिर केमिस्ट्री के लिए किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री यूनिट बाय यूनिट हम लेके गए हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट यूएचएस सिलेबस। इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हर एक के लिए हमने बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, लेस और लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। देखिए बहुत ही ये पावरफुल टूल है, और ये पंजाब में फर्स्ट टाइम किसी इंस्टीट्यूशन ने इस तरह का टूल बच्चों को प्रोवाइड किया है, जो कितने जबरदस्त तरीके से पूरे एग्जाम के डेकेड की हिस्ट्री को लेके टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करके दे रहा है कि इन टॉपिक्स की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस क्या है। ये शीट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जस्ट इमेजिन कि आप बैठे हुए एग्जाम से जस्ट 3 डेज प्रायर या एक हफ्ता पहले आप सोच रहे हैं मैंने अपनी प्रेपरेशन को लास्ट स्पेल में मैंने रिवीजन देनी, मैं क्या करूं, राइट। तो इसके लिए देखो कि आपके पास कितना पावरफुल टूल आ गया। आपको पता भाई मैंने सारे सब्जेक्ट्स के हाई इंपॉर्टेंस वाले जो टॉपिक्स हैं, मैंने सबसे पहले उनको वाइंड अप करना है, राइट। उनको करके टाइम बच गया तो मीडियम पे आ जाए, फिर भी टाइम बच गया तो लो पे आ जाए, क्योंकि जो हाई इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स है 60-70% आपका जो पेपर है वो इसी में से आ जाना है। दिस इज व्हाट द एग्जाम ट्रेंड्स टेल, राइट। सो ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है आप लोगों की तैयारी के लिए। हमने इवन इंग्लिश तक का हमने प्रायोरिटाइज करा दिया है कि किस किस चीज पे आपने ज्यादा फोकस करना है। तो इससे चारों सब्जेक्ट्स का आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ऑलराइट, सो अब हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ वापस चलते हैं। देखिए कि मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने प्रिंट आउट ले लेना है टीजी मास्टर प्लानर का। सेकेंडली यू हैव टू नो द इंपॉर्टेंस एंड डिफाइन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच सबसेक्शन इन द मास्टर प्लानर। और थर्डली आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू प्लान योर डेली रूटीन इन द टीजी मास्टर प्लानर। आपने ये जो टीजी का मास्टर प्लानर है, इसके अंदर आपने डेली रूटीन भी अपनी प्लान करनी है। अब मैं दोबारा आपको लेके जाऊंगा डेली रूटीन की तरफ, राइट। तो लेट्स गो टू द डेली रूटीन। तो हियर वी गो, दोबारा मास्टर प्लानर पे मैं आया हूँ। इसके अंदर अब हम वापस चलते हैं जी डेली रूटीन की तरफ। देखें ये एक रूटीन है, ये हमने एक सैंपल रूटीन मैंने यहाँ पे दे दिया आप लोगों को। ये आपके सामने एक सैंपल रूटीन है कि एक ऐसा बच्चा जिसने मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन लेना है, राइट, तो उसकी रूटीन किस तरह की होनी चाहिए। तो आप इसी रूटीन को 100% फॉलो कर लें। और अगर किसी वजह से इस रूटीन के साथ आपका कोई नजरियाती तसादम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फिर अपनी रूटीन खुद से एडजस्ट कर दें। उसका भी टेम्पलेट मैंने आगे दिया हुआ है, राइट। तो ये जो रूटीन मैंने दी है, ये आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा देगी।
आप हेल्दी भी रहेंगे, फिट रहेंगे, आपका ब्रेन अच्छे वर्किंग ऑर्डर में रहेगा, आप एंजॉय भी करेंगे, आप पेनलेस वे में तैयारी भी करेंगे और इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल भी होंगे, राइट। तो इसमें आप कह लें कि मैंने हजारों स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को और इवन अपने एक्सपीरियंस को मैंने इसके अंदर अपना जो मेरा 1 डेकेड का एक्सपीरियंस है एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स के साथ डील करने का, उसको मैंने कंबाइन करके मैंने क्या किया है, मैंने ये रूटीन आपके लिए सेट करके दी है। इसमें देखें, इसमें लेफ्ट कॉलम के अंदर टाइम है, मैंने घंटे घंटे के ब्रेकअप्स बनाए हैं, 5 से 6, 6 से 7, तो ये 24 घंटे के ब्रेकअप मैंने यहाँ पे बना दिए, क्योंकि मैं आपके सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि टॉप ग्रेड की फिलॉसफी ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की स्टडी को मैनेज नहीं करते, हम पूरे के पूरे स्टूडेंट को मैनेज करना चाहते हैं, राइट। तो हम ऑनलाइन अपने टूल्स के थ्रू और अपनी सर्विसेज के थ्रू हम पूरे स्टूडेंट को मैनेज करना चाहते हैं, उसके 24/7 को मैनेज करना चाहते हैं। That's exactly what we're doing here. इसमें आप देखिए, हम इस रूटीन को डिस्कस करते हैं, साथ साथ इस रूटीन के जो इन्स एंड आउट्स हैं मैं आपको वो भी बताता जाऊंगा। तो इसमें आप देखें कि 5 से 6 बजे आप उठ के क्या करेंगे, आप तसल्ली से फजर की नमाज पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें और एक्सरसाइज करें या वॉक करें, राइट। 5 से 6 बजे आप, ताकि आप एक डे का एक जबरदस्त किस्म का स्टार्ट लें। वैसे तो एक और भी वे होता है, उसको बोलते हैं 20-20-20 रूल कहते हैं, कि उठ के 20 मिनट में आप इबादत करें और 20 मिनट आप जो है वो कुछ ऐसा स्टफ पढ़ें जो कि आपको उस दिन के लिए मोटिवेट कर दे, लाइक कुछ भी मोटिवेशनल बुक्स को रीड करें, राइट, कुछ नया सीखें और 20 मिनट्स आप एक्सरसाइज करें। ये इंटरनेशनली बहुत सारे जो लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लाइक करंटली वो 20-20-20 प्रिंसिपल को यूज करते हैं। बहरहाल आप कम से कम ये जरूर करें कि आप नमाज पढ़ें और एक्सरसाइज करें। उसके बाद 6 से लेके 7 बजे तक आपने अपना पहला स्टडी स्पेल लगाना है विद द फुल फोकस, जो कि होगा 60 मिनट का। उसके बाद 7 से 8 बजे का टाइम होगा, इसमें आप बात लें, ब्रेकफास्ट करें और फैमिली को थोड़ा टाइम दें, जाके पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ सलाम दुआ कर लें, अच्छे से हेलो हाय कर लें। ये ना हो कि आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के दौरान आपकी सबके साथ लड़ाई होनी शुरू हो जाए, भाई तुम्हें हमें टाइम ही नहीं दे रहे, हमें फोकस ही नहीं दे रहे, हमें तुम समझते ही कुछ नहीं हो। तो थोड़ा थोड़ा टाइम फैमिली को भी देते हैं, राइट। उसके बाद फिर 8 to 9 और 9 to 10 ये स्टडी स्पेल हमने कंटिन्यू किया। देखें स्टडी स्पेल 2 हमारा शुरू हो गया 8 to 9, राइट। 8 to 9 भी और 9 to 10 ये स्टडी स्पेल 2 ही चलेगा। 2 घंटे आपने दोबारा फिर सेल्फ स्टडी करनी है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, इसी स्केड्यूल के अंदर आपने डे के शुरू वाले हाफ में वो चीजें लेके आनी है जो आपके लिए मुश्किल है, यानी कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आए, सब्जेक्ट के अंदर मुश्किल तरीन चैप्टर को सबसे पहले लेके आए, या यूनिट के अंदर मुश्किल तरीन टॉपिक को पहले लेके आए। सो जो आपने क्या करना, आपने अपने डे की फिलॉसफी इस तरह से रखनी है कि आपने मुश्किल से आसानी की तरफ जाना है, क्योंकि दैट्स हाउ नेचर हैज डिजाइंड अस। नेचर ने हमें इसी तरीके से डिजाइन किया है। सुबह जब हम उठते हैं हमारी एनर्जीज मैक्सिमम है, हम मुश्किल काम करने की पोजीशन में होते हैं। जैसे जैसे डे गुजरता जाता है वैसे वैसे हमारी एनर्जी कम होती जाती है और टुवर्ड्स द डे एंड हमारी एनर्जी बिल्कुल लो होती है व्हेन वी वांट टू टेक रेस्ट, राइट। तो उसके बाद में देखें, ये स्पेल लगा के फिर 10 बजे से 11 बजे तक आप क्या करेंगे, आप हाफ आवर की टी ब्रेक लें, रिलैक्स करें और उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी का स्पेल नंबर 3 आप स्टार्ट कर दें। तो 10:30 से 11 आप स्टडी करें, उसके बाद फिर 11 से 12 और इवन 12 से 1, राइट। तो आपने 2.5 घंटे का ये वाला स्पेल जो है ना ये लगाना है स्टडी का। इसमें कंटिन्यूअसली आपने बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के, क्योंकि बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बच्चे वो सारा दिन पढ़ते भी रहते हैं, सारा दिन डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हैं। साथ अभी 10 मिनट पढ़ लिया, फिर उठ के बहन भाइयों से मिल लिया, 5 मिनट फिर पढ़ लिया, फिर जाके कुछ खाने पीने लग गए। इससे क्या होता है कि बार बार आपकी स्पीड ब्रेक होती रहती है। तो जब आपने पढ़ना है तो आपने जम के पढ़ना है, पूरा लेजर बीम फोकस आपने देना है अपनी स्टडी को। और उसके बाद जब आपने रिलैक्स करना है, फिर अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें, अपने आप को इस तरह से इजी कर लें कि अगले 1.5-2 घंटे जो भी अगला आपका स्टडी स्पेल आने वाला है उसके अंदर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में दोबारा फिर नए सिरे से फोकस कर सकें। ऑलराइट, तो उसके बाद फिर देखें कि 1 से 2 का जो टाइम है इसमें आप जोहर की नमाज पढ़ें और तसल्ली से अपना लंच करें, एंड देन 2 to 3 आई विल सजेस्ट यू टू टेक अ नैप। 2 से 3 के दौरान आप एक अच्छी सी नींद लें, जिसको हम कैलूला कहते हैं, ये सुनना भी है। तो आप नींद लें ताकि आप बिल्कुल दोबारा एक दफा फ्रेश हो जाए। अभी आप तकरीबन 5 घंटे का स्पेल लगा चुके हैं स्टडी का, इससे भी थोड़ा ज्यादा, तो अब आपको थोड़े से रेस्ट की जरूरत है। अब आप थोड़ा रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद 3 से 4 आप क्या करेंगे, आप जो है स्टडी स्पेल 4 स्टार्ट करेंगे। सो 60 मिनट का एक स्पेल ये होगा। फिर 4 से 4:30 आप असर की नमाज पढ़ेंगे और टी ब्रेक लेंगे। उसके बाद दोबारा फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे 5 बजे तक, और 5 से ऑनवर्ड्स 6 बजे तक भी आपका स्टडी स्पेल जो 5 to 6 वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, आपने अगेन
ये स्पेल जो लगा लिया, तो स्टडी स्पेल 4 जो है वो आपका स्टार्ट होगा 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा। उसके दरमियान में देखिए 3 बजे से लेके उसने 6 बजे तक जाना है। इसके दरमियान में आपकी जो ये ब्रेक भी आ गई है, असल प्रेयर की और टी की ब्रेक आ गई है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे 6 to 7 आई वुड सजेस्ट यू टू डू सम स्पोर्ट्स, कोई ना कोई वर्कआउट करें, कोई फन एक्टिविटी 60 मिनट्स अच्छे तरीके से अपने आप को दें ताकि आपका माइंड हेल्दी रहे, आप एग्जॉस्ट ना हो। आने वाले दिनों के अंदर आप अपने आप को लाइक फिट, और वैसे भी जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी जो सेलिब्रेशन है वो भी फास्ट होती है, उनका ब्रेन वो फास्टर वर्क करता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो क्या करें, आप कुछ ना कुछ अपनी फन एक्टिविटीज जरूर रखें इस ड्यूरेशन में, और प्रेफरेबली कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, मींस यू शुड टेक एक्सरसाइज। और उसके बाद फिर 7 से 8 आप क्या करेंगे, आप मगरिब की नमाज अदा करें और डिनर करें और फैमिली को दोबारा टाइम दें, बैठ के गपशप कर लें, अपने कोई प्रोज एंड कॉन्स कुछ वो डिस्कशन कर लें, किसी दोस्त से कुछ गाइडेंस लेनी है स्टडी वगैरह के हवाले से गपशप करनी वो कर लें। लाइक ये फ्रेंड्स और फैमिली का टाइम थोड़ा सा इसके अंदर दे दें। फिर 8 बजे आपने दोबारा पढ़ना शुरू करना है, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, ये आपका स्टडी स्पेल नंबर 5 चलेगा। इसमें सिर्फ इशा की नमाज के लिए दरमियान में आप दोबारा ब्रेक ले लें थोड़ा, ताकि आपको रेस्ट भी मिल जाए। और फिर 11 बजे आपने सो जाना है, सो के आपने दोबारा फिर सुबह 5 बजे उठ जाना है। दुनिया के बेहतरीन लोग हैं वो सुबह 5 बजे उठते हैं, राइट। तो आपने 5 बजे उठ जाना है, दोबारा फिर अपनी रूटीन जो है वो कंटिन्यू कर लेनी है। इसमें देखिए आपको मैंने क्या किया, इस रूटीन के अंदर आपको मैंने 7 आवर्स की स्लीप दे दी है, 7 आवर्स की स्लीप दी है प्रॉपर। यानी कि आपके लिए जो आइडियली साइंटिफिकली जो रिक्वायरमेंट है आपके एज ग्रुप के लिए वो 6 to 7 आवर्स ही है। तो मैंने आपको अपर साइड पे बल्कि 7 आवर्स की स्लीप दे दी है, राइट। इसके अंदर मैंने आपको प्लेंटी ऑफ लेयर टाइम दे दिया है। स्टिल आप तकरीबन 10 से 12 घंटे डेली स्टडी भी कर रहे होंगे। तो अगर आप इस स्केड्यूल के साथ स्टिक करते हैं, ये एक ऐसा रियलिस्टिक स्केड्यूल है जो कि आपको थकाएगा नहीं, आपसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस बाहर लेके आएगा। सो देखिए मैं देखिए आपको फर्स्ट करें, इस वक्त आपको एमडी कैट की प्रिपरेशन की पेन है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपकी इस पेन के लिए आपको पेन किलर दे सकता हूं। समझ लेंगे ये जो मेरी रूटीन में आपको दी है मैंने, ये आपके लिए पेन किलर है, राइट। सो मैंने आपके जो ये तकलीफ है ये दूर कर दी है। सो ये एक स्पेसिमन स्केड्यूल मैंने दे दिया है। लाइक इफ आई वर एन एमडी कैट स्टूडेंट तो मैं इस स्केड्यूल को फॉलो करता, राइट। हाँ, अब इसके अंदर देखें कि अब आप लोगों को फर्स्ट करें कि कोई बच्चा ऐसा है जो कहता है कि मैं पूरी रात पढ़ना पसंद करता हूँ, डे टाइम में मेरे घर का एनवायरनमेंट ऐसा कि मैं लाइक नहीं अच्छे तरीके से स्टडी कर पाता, देन ओके आई वुड सजेस्ट कि ठीक है फिर आप इसके अंदर अपना स्केड्यूल खुद से बना लो। ये मैंने पूरे आवर्स के ब्रेकअप्स दे दी हैं, सोच समझ के अपना स्केड्यूल बना लो, लेकिन उसके अंदर आपके कोई तकरीबन मिनिमम 6 घंटे नींद के, कोई 2 घंटे लेयर टाइम के, और इसके अलावा जो है कोई 10 से 12 घंटे स्टडी के, कोई 1 आध घंटा लाइक वो प्रेयर का, फैमिली टाइम का, ये सारी चीजें बैलेंस कर लेना। तो लाइफ बेसिकली इट्स नॉट ओनली द एमडी कैट प्रेप, बेसिकली जो पूरी लाइफ है ये जिंदगी नाम ही बैलेंस का है। तो अगर आप बैलेंस करना सीख जाते हैं अपनी लाइफ को, तो इससे एमडी कैट से भी ज्यादा जरूरत इस चीज की आपको आने वाली लाइफ में पड़ने वाली है, राइट। सो गेनिंग द बैलेंस इन लाइफ दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, राइट। आई होप कि आपका ये बड़ा मेजर मसला मैंने जो है वो हल कर दिया है कि आपका जो स्केड्यूल है स्टडी का वो किस तरह का होना चाहिए। हाँ, एक चीज जरूर है, आप अपने आप के साथ एक चीज कमिट करें कि हमने जो आपको स्केड्यूल प्रोवाइड करना है या जो स्केड्यूल मैं आपको भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, राइट, आपने उसके मुताबिक डेली बेस पे जो टारगेट हमने आपको दिया है, डेली का जो माइलस्टोन दिया हुआ है, आपने हर सूरत उसको अचीव करना है, राइट। सो मेक श्योर कि आप उसको जरूर अचीव करें। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगेन। सो इसके अंदर मैंने आपको क्या सिखा दिया अभी तक, मैंने आपको ये सिखाया कि आप प्रिंट आउट लें प्लानर का, मास्टर प्लानर का, इंपॉर्टेंस और डिफिकल्टी लेवल डिफाइन करें। उसके बाद आप क्या करें, टीजी मास्टर प्लानर में अपनी डेली रूटीन को सेट करें और ये लर्न टू मेक द शॉर्ट लिस्ट ऑफ चैलेंजिंग टॉपिक्स इन टीजी मास्टर प्लानर। मैंने आपको भी जैसे दिखाया था ना कि जहां पे मैंने प्रायोरिटी लिस्ट दी है आपको टॉपिक्स की, वहीं पे मैंने एक चैलेंजिंग टॉपिक्स के लिए आपको लिखा था कि आप लिस्ट टिक कर लें, उन टॉपिक्स को टिक करते जाएं साथ साथ। लाइक ये पक्का प्रिंट आउट आपके साथ होना चाहिए। तो जब आपने एग्जाम में बैठना, आप क्या करेंगे, आप जब डेली बेस पे स्टडी करते चले जाएंगे, जो टॉपिक आपको लगे फील हो गया और आखिरी दिन ये पढ़ना चाहिए, आप उसको टिक कर लें। इस तरह से आपकी शॉर्ट लिस्ट भी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा आप ये काम भी करें कि टॉप ग्रेड का जो स्टडी स्केड्यूल है इसको भी जरा अंडरस्टैंड कर लें। अब मैंने इसके अंदर देखे ना, जो स्टडी स्केड्यूल की तरफ मैं दोबारा वापस जाता हूँ, ये जो मास्टर प्लानर है इसके अंदर ही मैंने स्टडी स्केड्यूल रखा हुआ है। देखें मास्टर प्लानर के अंदर मैंने क्या क्या चीजें रखी हैं। सबसे पहले वो प्रीफेस रखा है, प्रीफेस में ये मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए, इसको खुद से पढ़ लेना, मैं इसको भी यहाँ पे नहीं पढ़ना पसंद करूंगा। हाँ, अब दूसरे नंबर पे मैंने स्टडी स्केड्यूल रखा है। अब स्टडी स्केड्यूल के अंदर देखें हमने इसको सेट इस तरीके से किया है, ये जरा इसको मैं लार्ज कर देता हूँ
इसके अंदर ये थोड़ा सा यूनिक स्टडी शेड्यूल है, लेकिन ये मे भी हो सकता है कि आपको इसकी एक दो बातें बहुत ही अजीब भी लगे, यार ये ऐसा क्यों है, राइट? लेकिन ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इट विल वर्क फॉर यू। और प्रॉब्ली ये इस वक्त वन बेस्ट स्टडी स्केड्यूल है अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स इन द होल प्रोविंस, राइट? और इंशाल्लाह जब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कितना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली आपकी प्रिपरेशन को कैरी किया है। तो जो स्टूडेंट्स तो सीरियस हैं अपनी स्टडीज को लेके, आई वुड से कि उनके लिए तो ये एक गिफ्ट से काम नहीं है। तो इसमें आप देखें कि इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहला जो दिन मैंने रखा है, डे 1 जो रखा है, वो रखा है प्रिपरेशन बिफोर प्रिपरेशन का, जो मैं आपको भी सिखा भी रहा था। देखिए यहाँ पे मैंने वही मेंशन किया हुआ है। इसके अंदर एक चीज मैंने आपको अभी तक नहीं बताई प्रिपरेशन बिफोर प्रिपरेशन के अंदर, कि आपने डे 1 पे क्या करना है। डे 1 पे आपने जो topgrade.pk की सब्सक्रिप्शन है, वहां से आपने पहला FLP लॉन्च कर देना है। डे 1 पे आप FLP लॉन्च करें। FLP का जो काउंट है, पहले हमारा FLP का काउंट था 5। अब मैंने क्या किया है, मैंने आप लोगों की मजीद अच्छी प्रैक्टिस कराने के लिए जो काउंट है उसको इंक्रीज करके 10 कर दिया हुआ है, राइट? सो 10 का काउंट अब आपके पास अवेलेबल है। 10 यूनिक FLPs जो वो आप लोग दे सकते हैं। एनीवेज, अब क्या करें, सबसे पहले यानी कि अब फर्स्ट करें, मैं ये अज्यूम कर लूं कि पहले आपने तैयारी की है, आपने, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सिनेरियो मैं अज्यूम कर रहा हूं, आपने तैयारी की है लेकिन ऑफ एंड ऑन ब्रेक्स आती रही, आप बहुत ज्यादा फोकस वे में अब तक तैयारी नहीं कर पाए। इस वक्त कुछ ना कुछ गैप्स एग्जिस्ट करते हैं आपकी तैयारी के अंदर, लेकिन आपने ओवरऑल एक दफा ग्रॉसली सिलेबस कवर किया है, कुछ ना कुछ आपने स्टडी कर लिया है, फाइन। तो अब हमने अपनी तैयारी को फाइनल टच देना। इसके लिए आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, कल कल आप जब पहले स्टडी स्पेल में बैठेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन रूटीन, तो आप क्या करेंगे, आप पहला जो FLP है वो लॉन्च करेंगे, वो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। अब जस्ट ये देखेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे FLP लॉन्च करके कि भाई 200 में से मेरे कितने मार्क्स आते हैं, मे बी 120 आते हैं, 130 आते हैं, 150 60 जितने भी आए, ऑनेस्टी के साथ उसको अटेम्प्ट करें, राइट? और गिवन टाइम के अंदर उसको अटेम्प्ट करें और फिर देखिए उसमें आपका कितना स्कोर आता है, और उसको एक्सेप्ट कर लें, हाँ यार दिस इज वेयर आई स्टैंड। से आपके 120 स्कोर आता है, देयर इज नथिंग टू वरी। आप जस्ट ये, अच्छा 120 नंबर है मेरे आए हैं, तो इंशाल्लाह मैंने आने वाले दिनों के अंदर क्या करना है, मैंने इसी 120 को मैंने 195 पे या 196 पे लेके जाना है, राइट? तो अब आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंस डिफिकल्टी लेवल या डेली रूटीन अपनी सेट करें, शॉर्ट लिस्ट बनानी सीखें और स्केड्यूल को अंडरस्टैंड कर लें। ये सारे काम आपने डे 1 पे कर लेने। स्केड्यूल आपको मिल भी जाएगा, आप इस स्केड्यूल को खुद से आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। बट यहाँ पे मैं देखिए आपको स्केड्यूल का बताता चलूं कि इसमें डे 1 हमने प्रेपरेशन बिफोर प्रेपरेशन का रखा हुआ है। फिर जो डे 2 रखा है ना, डे 2 मैंने जानबूझ के, ये भी एक बड़ा यूनिक काम किया है, मैंने डे 2 पे बजाय कि किसी भी सब्जेक्ट की भी आपकी तैयारी करवाता, स्ट्रेट अवे डे 2 पूरे का पूरा डेडिकेटेड मैंने रख दिया है फॉर योर पास्ट क्वेश्चंस। बिकॉज पास्ट क्वेश्चंस, दिस इज द बेस्ट वे टू एंटिसिपेट योर एग्जाम, राइट? तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल एंड पे जाके पास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, नुकसान ये होता है कि पास्ट क्वेश्चंस के एक्सपीरियंस की रोशनी में जो उन्होंने पढ़ना था वो नहीं कर पाते। वो अपनी मर्जी से पढ़ते रहते हैं, और जो वो पढ़ते हैं वो एग्जाम में उनको पे बैक करेगा या नहीं करेगा, इसकी जस्ट एक प्रोबेबिलिटी, एक चांस है वो आप। लेकिन पास्ट पेपर्स के थ्रू अगर आप जाएंगे या पास्ट पेपर्स के एक्सपीरियंस को साथ लेके अगर आप पढ़ाई में जाएंगे, तो आप फॉर श्योर अपनी प्रिपरेशन को कंपैटिबल बनाएंगे विद द एग्जाम थ्रू आउट द स्टडी पीरियड, राइट? तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपका स्कोर रिमार्केबली इंक्रीज होगा। ऑल राइट, सो ये इसके अंदर आपने क्या करना है, डे 2 पे आपने हर सब्जेक्ट के पास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टॉप ग्रेड में तकरीबन 1500 के करीब जो MD कैट के पास क्वेश्चंस हैं, जो करंट सिलेबस चल रहा है, 1500 के करीब टॉपिक वाइज पास क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल हैं। आपने क्या करना है, डे 2 पे सिर्फ एक काम है, अपनी सारी किताबें भी साइड पे रखें, सिर्फ और सारा दिन सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लॉन्च करते जाएं और उन सारे के सारे MCQs को अटेम्प्ट करते चले जाएं। जो गलत हो जाए उनको दोबारा देख लें। एक ही दिन में जब बार बार पास क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, इससे क्या होगा, तो इससे आपको बहुत अच्छा अंदाजा हो जाएगा, अच्छा इस तरह का पास पेपर होता है, मेरे ये वाले टॉपिक्स वीक हैं, मेरे ये वाले यूनिट्स वीक हैं। तो लाइक आपका एक खास किस्म का एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होगा अपनी तैयारी को लेके, राइट? तो वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अदरवाइज वैसे आपको डेवलप नहीं हो सकता। वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वैसे डेवलप नहीं हो सकता, लाइक मैं आपको नहीं बता, क्योंकि जब तक आप पास पेपर्स में से खुद प्रॉपरली गुजरेंगे नहीं ना, तो आपके अंदर वो जो चीज जो मैं आपके अंदर डेवलप करना चाह रहा हूँ कोई किसी तरीके से डेवलप नहीं होगी, ठीक है ना? तो इकबाल का एक टर्मिनोलॉजी है ना, चश्मे बीना,
तो जब आप सारे टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स करेंगे topgrade.pk के क्वेश्चन बैंक से, तो आपको एक चश्मे बीना मिलेगी जिसकी मदद से आपने अगला 1.5 महीना गुजारना है और बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। ऑलराइट, तो ये डे 2 का काम आपका हो गया। डे 2 के बाद आप क्या करेंगे, अब आप चले जाएंगे अपने डे 3 के ऊपर। अब आप चले गए, आप देखिए इसमें नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेक्स्ट मैं इसको इस पे एक्सप्लेन कर देता हूँ स्केड्यूल के अंदर कि अच्छा इसमें तो नेक्स्ट ये आपने पहले प्रिपरेशन की। फेज 1 में आपने सिर्फ और सिर्फ पास क्वेश्चंस को कर लिया। उसके बाद आप फेज 2 में जाएंगे। फेज 2 में हमने क्या किया है, फेज 2 में हमने आपके पूरे के पूरे सिलेबस की हर सब्जेक्ट की 16 डिवीजन बनाई है। कितनी डिवीजन बनाई है, 16। हमने पूरे के पूरे सिलेबस की कैलकुलेट करके बड़े बैलेंस्ड वे में हमने 16 डिवीजन बना दी। आपने रोज चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं और हर सब्जेक्ट को आपने 16 दिन यानी कि इस तरह से देने। 16 दिन में डेली बेस पे समझ लें आपके डे के अगर 12 आवर्स जैसे अगर आपका स्टडी पीरियड है, ऑन एवरेज 3 आवर्स टू ईच सब्जेक्ट आपने देने हैं, राइट। और ये आपने कितने दिन के लिए देने हैं, फॉर द 16 डेज आपने ये टाइम अपना एलोकेट करना है। तो 16 दिन के अंदर आपकी फर्स्ट रिवीजन हो जाएगी। इसको मैं कहता हूँ कि ये आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए। अच्छा, जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे देंगे, अब देखिए ये टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिए, हम चलते हैं जी फेज 1 के। देखें डे 1 डे 2 सारा हमने एग्जैक्ट डिफाइन किया हुआ है कि कहाँ पे कितने कितने टेस्ट देने हैं। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल जो है जानबूझ के इसके अंदर मैंने आपने पूरा सेक्शन मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। जैसे मेजरमेंट मेंशन किया, मेजरमेंट के सारे टॉपिक से टेस्ट आपने दे देने यहाँ पे, राइट। इसके अंदर आपने मेनली करना क्या है, देखें जैसे फिजिक्स है तो डे 3 पेपर आपने फिजिक्स से स्टार्ट किया। अपनी तैयारी आप करें, तो भी आप जिस तरीके से भी आप करना चाहें, मैं भी आपको गाइडलाइंस भी दे देता हूँ तैयारी के बारे में। आपके पास टेक्स्ट बुक भी है, आपके पास टॉप ग्रेड के वीडियो लेक्चर्स भी हैं, आपके पास रिवीजन नोट्स भी हैं, राइट। मे बी आपके पास कुछ और स्टफ भी होगा, स्टडी रिसोर्सेज भी होंगे। तो आपने जिस तरीके से भी तैयारी करनी है, पर जो भी रिसोर्सेज को यूज करके तैयारी करनी है, पर आप अपनी मर्जी से तैयारी करें। तो कोई आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं दे रहा कि लाजमी तौर पे मेरे लेक्चर सुने अब दोबारा, या ये करें वो करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये करेंगे कि आप लोग जिस तरीके से भी आप समझते हैं कि आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं उस टॉपिक की, आप वो बस तैयारी करें। तैयारी करने के बाद आप उस पर्टिकुलर पूरे पूरे टॉपिक का टेस्ट दें। या टॉपिक से मुराद मेरा पूरा यूनिट, जैसे मेजरमेंट एक पूरा यूनिट है, इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से आप करते चले जाएंगे, सारे के सारे यूनिट्स को प्रिपेयर करते चले जाएंगे। देखें 16 दिन के अंदर एक दफा पूरे का पूरा सिलेबस आपकी नजरों से गुजर जाएगा, राइट। अच्छा, इसमें हमने ये भी काम किया है, ये अगर आप संडे देखें डे 19 संडे है, तो संडेज को जानबूझ के मैंने क्या किया, कोई काम नहीं रखा स्पेसिफिक, कोई टास्क नहीं दिया। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मैं बहुत टफ स्केड्यूल्स की बजाय मैं रियलिस्टिक स्केड्यूल्स पे बिलीव करता हूँ। ऐसा स्केड्यूल जो सुपर डुपर टफ हो लेकिन मैं उसको फॉलो ना कर सकूं, उससे बेहतर है कि थोड़ा सा भले इजी स्केड्यूल हो लेकिन मैं उसके साथ स्टिक करूं, राइट। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस स्केड्यूल के साथ स्टिक करें, इसलिए मैंने संडे को एक बफर डे दे दिया है। फर्स्ट करें पिछले वीक में आपके कोई 1-2 सब्जेक्ट की कुछ चीजें मिस हो गई थी, या कुछ आपको कोई प्रॉब्लम था, आप समझते यार ये टॉपिक्स मैंने करने हैं, तो आप बजाय कि आप अपने स्केड्यूल को खराब करें, स्केड्यूल के साथ आप स्टिक करें और पूरे हफ्ते में जो जो काम आपसे खराब हुए हैं उनको आप इतवार वाले दिन कर लें, राइट। ये बड़ी एक जबरदस्त किस्म की अप्रोच है कि आप बड़े रिदम के अंदर अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, ऑलराइट। तो इस तरह से आप देखिए संडे को अपनी रिवीजन, हर संडे को मैंने ऐसे रिवीजन डाली हुई है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आप फेज 3 में चले जाओगे। अच्छा, फेज 3 से पहले आप देखो मैंने एक और चीज रखी हुई है, क्या कि जब आपने फेज 2 में टॉपिक वाइज टेस्ट सारे के सारे दे दिए, अब मैं आपसे सेकंड डायग्नोस्टिक टेस्ट ले रहा हूँ। फर्स्ट करें, पहली दफा आपके एफएलबी में नंबर आए थे 120। अब मेरे हिसाब से आपके नंबर कितने आने चाहिए, कम से कम उससे इंप्रूव्ड होने चाहिए। मे बी आपके नंबर 140 आए, 150 आए, व्हाटसोएवर, लेकिन नंबर आपके फॉर श्योर इंप्रूव होने चाहिए। अगर अभी भी नंबर आपके इंप्रूव नहीं हो रहे, देयर इज बिग रीजन टू वरी, फेलियर इज वेटिंग फॉर यू। लेकिन हमने क्या करना है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको रियलिस्टिक अप्रोच बता रहा हूं कि आपने इस तरीके से पढ़ना है कि आपको पता है जब मैंने एफएलबी देना है, इंशाल्लाह मैंने उसके अंदर अपना स्कोर को रिमार्केबली इंप्रूव करना है। कहते हैं ना 1000 माइल्स जर्नी स्टार्ट्स विद जस्ट वन लिटिल स्टेप। आपकी कोई तैयारी नहीं है, कोई बात नहीं, अब से शुरू करना है। लेकिन अब से मुसलसल इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी को डे इन डे आउट आप इसको इंप्रूव करते चले जाएं। यकीन माने कि जो करने वाले हैं वो एक एक दिन के अंदर बड़ी जबरदस्त अपने प्रेपरेशन को बूस्ट दे लेते हैं, राइट। सो लेकिन ये जो है गेम, ये कंसिस्टेंसी की है, ये परसिस्टेंस की गेम है, तो आपने स्टे करके खेलना है इस गेम के अंदर, ऑलराइट। तो इसके अंदर आप देखें कि आप जो वो क्या करेंगे, फिर सेकंड डायग्नोस्टिक टेस्ट देंगे, फिर आप फेज 3 में चले जाएंगे। तो फेज 3 के अंदर हमने रखे हुए हैं क्यूमुलेटिव टेस्ट रखे हुए हैं। क्यूमुलेटिव टेस्ट के अंदर हमने क्या किया है, पहले हमने पूरे सिलेबस को डिवाइड किया था इनटू 16 ब्रेक डेज, राइट। तो अब हमने क्या किया, पूरे सिलेबस को हमने 8 दिन के ऊपर डिवाइड कर दिया, या हम समझ लें कि हमने 2-2 दिन के सिलेबस को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो अब सेकंड टाइम कह लेंगे, अब जो फेज 3 के अंदर आपकी जो रिवीजन चलेगी, टेक्निकली आपकी ये सेकंड रिवीजन होगी।
तो ये जो रिवीजन आपकी होगी क्युमुलेटिव टेस्ट की होगी। हमने दो दो टॉपिक्स को समझने कंबाइन करके आपसे टेस्ट ले लिए हैं, उसके बाद फिर ये 8 दिन ये आपकी रिवीजन चलेगी। उसके बाद फिर क्या होएगा, उसके बाद फिर आप देखें क्या फेज 4 में चले जाएंगे, जिसके अंदर आप अपनी थर्ड रिवीजन करेंगे। फेज 4 के अंदर हमने क्या किया है, हमने पूरे सिलेबस को अब 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहले 16 में किया था, फिर 8 में किया, फिर 4 में किया। अब देखिए जब 4 में आप आएंगे, वो जो मैंने आपको प्रायोरिटी लिस्ट दी थी, अब आपको पता है कि फिजिक्स के मैंने 22 और 23 जो डे का सिलेबस है मैंने वो पूरा कवर करना है। तो अब देखें यार उस सिलेबस के अंदर जो अहम 3 टॉपिक्स हैं, अब फेज 4 में जाकर सबसे पहले अहम 3 टॉपिक्स करेंगे। टाइम बचेगा मीडियम इंपॉर्टेंस वाले, फिर टाइम बच गया फिर लो इंपॉर्टेंस वाले, एंड सो ऑन। तो इस तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम कम से कम टाइम लेंगे सेम अमाउंट ऑफ तैयारी के लिए, राइट। सो वही काम जो पहले हमने 16 दिन में किया था, फिर उसी काम को हमने कितने दिन में किया, 8 दिन में किया, फिर उसी काम को हमने कितने दिन में किया, हमने 4 दिन में उतना सिलेबस ही कवर कर दिया। सो क्वार्टर सिलेबस टेस्ट आपके हो गए, ये 4 वर्किंग डेज में हो जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम जाएंगे हाफ सिलेबस टेस्ट के ऊपर। तो जो हाफ सिलेबस टेस्ट है, लाइक ये पूरे सिलेबस को हमने 2 में डिवाइड कर दिया, तो 2 दिनों के अंदर आपने हाफ सिलेबस टेस्ट भी दे देने हैं, राइट। और इसके अंदर आप खास तौर पे क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने खास तौर पे स्ट्रेटजी ये रखी है कि आपने जो इनकरेक्ट और बुक मार्क क्वेश्चंस होंगे टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक में, बस आपने वो अटेम्प्ट करने हैं, राइट। इनकरेक्ट बुक मार्क क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, राइट। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अच्छा इसमें देखें कि फेज जो आपकी 4 थी, उसके बाद मैंने 4th डायग्नोस्टिक टेस्ट रखा हुआ है। फेज 5 के बाद मैंने 5th डायग्नोस्टिक टेस्ट रखा हुआ है। जब आपने हाफ सिलेबस टेस्ट दे दिए, फिर आप दोबारा एक एफएलपी लॉन्च कर दें। एफएलपी की जो तादाद है, राइट, वो मैंने 5 से बढ़ा के ऑलरेडी मैंने आपको बताया 10 कर दी हुई है, राइट। तो 5वां एफएलपी यहीं पे लॉन्च कर लें आप। फिर छठे सिलेबस में हमने क्या किया हुआ है, हमने फुल सिलेबस टेस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट रख दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स एक दिन में चारों सब्जेक्ट्स को कैरी करने की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि किसी ना किसी स्टेज पे आप एक एक सब्जेक्ट पे पूरा पूरा डे भी लगा दें अलग से। एक दिन ऐसा भी होना चाहिए कम से कम जिस दिन आप फिजिक्स के अलावा कोई सब्जेक्ट ना पढ़े, आप सिर्फ फिजिक्स पूरी की पूरी रिवाइज करें। लेकिन पहले आपने फिजिक्स को लाइक आप ऐसा ऐसा करते चले आए, पहले 16 दिन में, फिर 8 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर लाइक 2 दिन में आपने फिजिक्स को कवर किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब आप एक दिन में सिर्फ फिजिक्स को कवर कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट से छोड़ दें। तो जो भी अब तक आपकी शॉर्ट कमिंग वीकनेसेस रह गई हैं, उनको आप ओवरकम कर लें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहे वो कर लें। जिस भी तरीके से आपको लगता है कि यार मेरी तैयारी अब मजीद बेहतर हो जाएगी एग्जाम को लेके, अब उस तरीके से अपना वो डे स्पेंड करें उस सब्जेक्ट के ऊपर। 4 सब्जेक्ट है, 4 दिन ये लगा लें। तो ये 5th फेज, ये 6th फेज होगी आपकी, और टेक्निकली 5वीं रिवीजन होगी। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एफएलपीज जो मजीद एफएलपीज रह गए हैं, लाइक फिर 6th फेज के बाद आप छठा एफएलपी देंगे, फिर प्योरली एफएलपी फेज आ जाएगी। ये 6th डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा बेसिकली कि अच्छा इस फेज के बाद आपका स्कोर कितना इंप्रूव हुआ है। फिर आखिरी जो 4 दिन होंगे, वो आखिरी 4 एफएलपी आप लॉन्च करेंगे, एफएलपी नंबर 7, 8, 9 एंड 10। हर एफएलपी लॉन्च करने से पहले आप देखेंगे जो भी टॉपिक्स आपने शॉर्टलिस्ट किए हुए, आपकी शॉर्टलिस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती जाएगी। जो भी टॉपिक्स आपके शॉर्टलिस्ट हो गए, आप उन टॉपिक्स को तैयार करें, फिर एफएलपी दें। अगले दिन फिर मजीद शॉर्टलिस्ट को रिड्यूस करें, फिर एफएलपी दें। करते करते आप एग्जाम डे तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। एग्जाम डे पे बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे देनी है, इसके हवाले से मैं आपको फाइनल इंस्ट्रक्शन का एक लेक्चर दूंगा, वो एक सेपरेट लेक्चर होगा, राइट। वो प्रॉब्ली हमारा मेरा आपके साथ जब वो एमडी कैट की स्पेल के अंदर, अगर एमडी कैट 18 अक्टूबर को ही होता है, तो वो वाला मेरा आपके साथ शायद लास्ट इंटरेक्शन होगा एज योर मेंटर, एज योर कोच फॉर सेक ऑफ योर एमडी कैट प्रेपरेशन। एनीवेज, तो इस चीज को हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ वापस चलते हैं। तो यू सीन हियर, ओके। तो अभी हमने प्रेपरेशन बिफोर प्रेपरेशन को भी डिस्कस कर लिया। इसके अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया, देखें कि आपने एक तो प्रिंट आउट ले लेना है, आपने इंपॉर्टेंस और डिफिकल्टी समझ लेना है, आपने डेली अपनी रूटीन सेट कर लेनी है, आपने शॉर्टलिस्ट टॉपिक्स की बना लेनी है, चैलेंजिंग टॉपिक्स की, आपने टॉप ग्रेड के स्केड्यूल को भी अंडरस्टैंड कर लेना है। स्केड्यूल के अंदर भी मैंने आपको डिटेल्स एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, फिर भी मैंने इसकी समरी भी यहाँ पे दे दी हुई है टॉप पे कि स्केड्यूल के अंदर क्या होने क्या वाला है आपके साथ, राइट। तो यू शुड एब्जॉर्ब दिस स्केड्यूल, क्योंकि अगर आप इस स्केड्यूल को समझेंगे नहीं, तसल्ली से डे 1 पे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अपना साथ इसके माइंड मैच नहीं करेंगे, आप इस स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर सकेंगे। आप इस स्केड्यूल को तभी फॉलो कर सकेंगे अगर आपने इस स्केड्यूल को समझने में 2-3 घंटे तसल्ली से बैठ के लगाए होंगे।
इसमें देखें प्रिपरेशन बिफोर प्रिपरेशन है, फेज 1 में पास क्वेश्चंस हो गए, फेज 2 में टॉपिक वाइज, फेज 3 में कम्युलेटिव, फेज 4 में हाफ क्वार्टर सिलेबस, फेज 5 में हाफ सिलेबस, फेज 6 में फुल सिलेबस, लास्ट पे जाके फुल लेंथ पेपर्स, राइट। और इसके अलावा एक और सहूलत आपके पास ऑलरेडी है टॉप ग्रेड की तरफ से कि व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बनाए हुए हैं, आप टेस्ट अटेम्प्ट करें अपने टाइम को मजीद बचाने के लिए। आप शाम में जो हम टाइम देते हैं आपको डिस्कशन के लिए, उसके अंदर अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर दें ताकि हम आपको मजीद एफिशिएंट वे में जो वो तैयारी आपकी करवा सकें एंड सो ऑन। ऑलराइट, तो ओके ये हमारी होगी प्रेपरेशन बिफोर प्रेपरेशन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि एंटीसिपेटिंग एग्जाम। अब इसके लिए ये सेकंड डे पे मैंने आपको ऑलरेडी गाइड भी किया है, आपने सारे सब्जेक्ट्स के सारे पास क्वेश्चन जो टॉप ग्रेड में दिए हुए उनको आपने क्वेश्चन बैंक में दिए हुए उनको आपने अटेम्प्ट करना है, अपनी गलतियों से सीखना है। इसके अलावा पास पेपर्स अटेम्प्ट करते हुए जैसे आपने फर्स्ट करेंगे जी फिजिक्स के 10 टॉपिक्स के टेस्ट दिए, राइट, तो उनमें से जो भी 2 टॉपिक्स 3 टॉपिक्स आपको मुश्किल लग रहे हैं, जिनमें से ज्यादा गलतियां आपकी हुई हैं, आप अपनी शॉर्ट लिस्ट वाले टॉपिक, शॉर्ट लिस्ट वाला जो आपका कॉलम है हमारी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर जाके वहां पे अपडेट कर ले, भाई इन टॉपिक्स में से गलती ज्यादा हो रही है तो मुश्तरी होशियारबाश यहाँ पे मुझे ज्यादा फोकस चाहिए, राइट। उसके बाद फिर आप जब भी पास क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो साइड बाय साइड आप ये जरूर सोचें कि अगर मैं एग्जामिनर हूं और मैंने एमडी कैट का पेपर बनाना हो तो मैं इस क्वेश्चन को किस तरह तोड़ मरोड़ के पेश करूंगा या इसको किस तरह से मैं चेंज करूंगा कि बच्चा ये सवाल गलत कर दे, राइट। सो यही अप्रोच आप लोगों ने रखनी है आप लोग, क्योंकि मैंने ये देखा, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एक ही सवाल को एग्जामिनर्स जो वो चेंज कर करके डिफरेंट वेरिएंट्स उसके बना के आगे अगले सालों में लेके जाते जाते हैं, राइट। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें साथ आप दिमाग में ये सोचें यार इस एमसीक्यू को मजीद घुमा के किस तरीके से पूछा जा सकता है, या अगर मैं इसको क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन बनाना हो इससे तो मैं इससे कैसे क्वेश्चन बनाऊंगा इफ आई एम एन एग्जामिनर, राइट। इस तरीके से अगर आप पास क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, हर टॉपिक में आपको अगर पता रहे आप पास में इस टॉपिक में इन चीजों इन डोमेन में फोकस हुआ है, हर टॉपिक को लेके अगर आपको ये पता है कि भाई इस जैसे इसके अंदर से इस तरीके से सवाल आया करते, फॉर एग्जांपल बायोएनर्जेटिक्स में सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एंजाइम्स को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जैसे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंटली वहां पे एनर्जी कैलकुलेशंस के लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो आप अगर इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, ऑफ कोर्स जब आप उसको पढ़ेंगे यू विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। सो दिस इज द की टू द प्रेपरेशन ऑफ एमडी कैट कि आपने एग्जाम को अंडरस्टैंड करना, आपने उसको एंटिसिपेट कर लेना। और बिलीव मी कि जब मैंने अपने एक्सपीरियंस को अप्लाई करके जब मैंने एग्जाम्स की तैयारी शुरू की, जैसे लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस खास तौर पे, तो लाइक आई वाज एबल टू एंटिसिपेट द एग्जाम, मुझे एग्जाम से पहले एग्जैक्टली पता होता था कि एग्जाम में आना क्या है। तो ये चीज बिल्कुल भी मैंने बहुत सारे बच्चों को सिखाई भी, और बहुत सारे बच्चों ने बाद में आके वाकई एक्नॉलेज किया कि सर वाकई ये एक नामुमकिन सी बात है, लेकिन आपकी बात सही है कि अगर एग्जाम के प्रीवियस ट्रेंड्स को अच्छे तरीके से पकड़ लें तो आप एग्जैक्टली एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आगे क्या आने वाला है, राइट। सो आपको एमडी कैट में वही पेपर आना है जो इंशाल्लाह आप एंटिसिपेट करेंगे, और आप अगर अच्छे तरीके से एंटिसिपेट करेंगे ऑफ कोर्स तब आएगा वो पेपर। और ये कब होगा? when you will focus, when you will attempt the past papers, you will analyze the past papers, you will twist the past question and learn from them, you will learn from the mistakes in the past questions and so on. all right, अब नेक्स्ट जो डिस्कशन है हमारी वो किस चीज के ऊपर है? एमसीक्यूज की जो टाइप्स है एमडी कैट में वो कौन कौन सी आती हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑलराइट, सो इसमें आप देखें, लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल। इस टेबल में एक्सट्रीम जो लेफ्ट कॉलम है इसमें हमारे पास एमसीक्यू की टाइप्स हैं, और सेकंड कॉलम में फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और लास्ट पे इंग्लिश है। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चंस है हमारे पास, वो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जी, 3 तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ रहे होते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन जब हमारे पास आ रहे होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं इसमें? आप कह लें कि नंबर 1 पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, नंबर 2 पे एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस, एंड नंबर 3 पे एप्लीकेशन क्वेश्चंस। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आर लाइक यू नो these are straight book lines you can say, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन सीधी सीधी किताब में दी गई है, बस वहीं से उठा के तो क्या किया है, वहीं से उठा के क्या किया है, वहीं से उठा के आपको जो है वो उन्होंने स्ट्रेट एक क्वेश्चन जो है आपको जनरेट करके दे दिया हुआ है, राइट। तो शॉर्ट इन हेड, ऑल इन द हेड, फिक्स ऑल। तो सीधी इंफॉर्मेशन, सीधी बात किताब में लिखी है, बस आपको अगर किताब याद आ गई, आपने सवाल अटेम्प्ट कर दिया, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपकी याददाश्त का इम्तिहान है। एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है कि बुक के अंदर एक टॉपिक के अंदर उसको डिफरेंट एंगल से डिफरेंट वेज से कवर करके आपका कॉन्सेप्ट बनाया जाता है।
अब आपको वो कोई भी बुक के अंदर इंफॉर्मेशन को किसी तरीके से घुमा फिरा के दे दे, से कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, अब आपके सामने ग्राफ प्रेजेंट कर दें या कॉन्सेप्ट दे के आपसे पूछे भाई इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये ग्राफ में से कौन सा ग्राफ बनता है एंड सो ऑन। तो डिफरेंट बहुत सारे हजारों तरीके हैं इंफॉर्मेशन को बुक के अंदर से घुमा के बच्चे का कंसेप्ट चेक करने के लिए, राइट। तो ऑफ कोर्स ये एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर लास्ट पे जो है वो यू गॉट द एप्लीकेशन क्वेश्चन के व्हाट इज एन एप्लीकेशन क्वेश्चन। They give you a real life scenario and then they want you to apply certain basic principle or certain basic formula of a certain basic science, and they want you to apply that principle or formula on that particular question so as to unlock that question. Real life scenario देंगे और आपको ये चाहेंगे कि भाई आपको कोई भी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इसका कोई फॉर्मूला होगा या कोई प्रिंसिपल होगा, उसको इसके ऊपर अप्लाई करके सवाल को अनलॉक करो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपको एक लॉक पकड़ा दूं और आपके हाथ में 100 चाबियों का गुच्छा दे दूं और मैं कहूं भाई इनमें से एक चाबी इसके साथ ये खुलेगा, तो आपने जल्दी से ढूंढनी है इसको चाबी कौन सी लग रही है। ऑफ कोर्स अब आप अपने इनसाइट के साथ देखेंगे यार ये ताले का ये साइज है, तो ये इस तरह का आपके एक्सपीरियंस की रोशनी में देखेंगे इसको इस तरह की चाबी लगनी, इससे जल्दी से अनलॉक हो जाएगा। सेम वे में एप्लीकेशन क्वेश्चंस भी लॉक की तरह होते हैं, जिनकी की जो होती है वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कहीं ना कहीं पड़ी हुई होती है। वो फॉर्मूला हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, व्हाटसोएवर। ऐसे होते हैं एप्लीकेशन क्वेश्चंस। जैसे फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मोस्टली देयर एप्लीकेशन क्वेश्चंस। वो स्ट्रेट अवे आपको कुछ सिनेरियो देते हैं जी, लड़का है वो गाड़ी पे इतनी रफ्तार से जा रहा है, आगे ये हुआ ये हुआ, दे आर रियल लाइफ सिचुएशंस, राइट। दीस आर एप्लीकेशन क्वेश्चंस। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आर इजी क्वेश्चंस एंड एनालिसिस क्वेश्चंस आर बिट हार्डर एंड द एप्लीकेशन क्वेश्चंस आर द हार्डेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आपने जब भी एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है तो आपने तीनों तरह के जो क्वेश्चंस हैं, आपने इस तीनों तरह के क्वेश्चंस को फोकस में रखना है कि तीनों तरह के क्वेश्चंस को आपने कवर करना है, राइट। तो इसमें अब देखिए फिजिक्स के अंदर, अच्छा इसमें मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूं कि टॉप ग्रेड की जो फिलॉसफी है टीचिंग की वो भी ये है कि वी टीच यू एट 3 लेवल्स, जस्ट लाइक देयर आर 3 लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, वी टीच यू एट 3 लेवल्स। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस इसके लिए हम आपको पढ़ाते हैं टर्म लेवल पे, एनालिसिस क्वेश्चंस इसके लिए हम आपको पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट लेवल पे, थर्डली एप्लीकेशन क्वेश्चंस हम आपको एप्लीकेशन लेवल पे भी पढ़ाते हैं। एक ही टॉपिक में से अब आपको पढ़ाते हुए ये बताते हैं बेटा यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आएगी, इस बात को घुमा के एग्जामिनर ऐसे पूछेगा और अगर इस तरह का सिनेरियो आए तो आपने ये फॉर्मूला लगा के ऐसे इसको हल कर देना, राइट। सो हम तीनों लेवल्स पे हमने इंश्योर किए इस बात को कि जब भी हमको टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम तीनों लेवल्स के ऊपर जाके जब वो वन बाय हम तीनों लेवल्स को एग्जैक्टली मेक श्योर करें कि यार तीनों लेवल्स के क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा। एनीवेज, अब फिजिक्स के अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं तकरीबन 20% जो क्वेश्चंस हैं वो मेमोरी बेस्ड हैं। ये ना समझेंगे फिजिक्स में बुक लाइंस नहीं आती, फिजिक्स में बुक की लाइंस आती हैं, राइट। फिजिक्स में बुक की लाइंस आती हैं, राइट। तो 20% भले कम आती है लेकिन आती जरूर है। फिर 30% जो क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के अंदर वो एनालिसिस के होते हैं। 50% क्वेश्चन लार्जेस्ट चंक जो है वो एप्लीकेशन क्वेश्चंस का होता है। नो वंडर कि फिजिक्स एमडी कैट के स्टूडेंट्स को हार्डेस्ट सब्जेक्ट लगता है, रीजन उनके मैथमेटिक्स का ऑफ कोर्स बैकग्राउंड नहीं है। व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशंस दे डेवलप अ हाई ग्रेड फीवर, राइट। एमडी कैट के बच्चे जब कैलकुलेशन आ जाए या कोई ग्राफ आ जाए बच्चों को वैसे बुखार चढ़ जाता है। बहरहाल एप्लीकेशन क्वेश्चन है तो फिजिक्स के अंदर 50%, केमिस्ट्री के अंदर 35% मेमोरी, 35% एनालिसिस और 30% एप्लीकेशन क्वेश्चन है। बड़ी बैलेंस पेपर होता है इसका। बायोलॉजी के अंदर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का चंक ज्यादा है 40%, एनालिसिस में 40%, इसके अंदर नॉट 40%, सॉरी, इसके अंदर जो एप्लीकेशन क्वेश्चंस हैं ये दीज आर 10%, दीज आर 20%, राइट। बायोलॉजी के अंदर 40% मेमोरी, 40% एनालिसिस एंड 20% जो है इसके अंदर वो आते हैं इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ यहीं पे अभी, इसमें 40% एंड द 10% इसके अंदर वो आएंगे, सॉरी 20% आएंगे इसके अंदर ये एप्लीकेशन के क्वेश्चन, राइट। इस तरीके से इंग्लिश के अंदर 40% क्वेश्चन मेमोरी के, ऑफ कोर्स वोकैबुलरी आपकी तकरीबन 40% है, 30% एनालिसिस के और 30% जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर वो इसके एप्लीकेशन के आते हैं। जैसे उसको मैंने देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया हुआ है कि 40% इस इंग्लिश के अंदर क्या है वो कैब है, 30% यूसेज है, 30% इसके अंदर करेक्शन है, राइट। तो ये मैंने आपको ओवरऑल एक क्वेश्चंस का ब्रेकअप दे दिया हुआ है कि इस तरीके से एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। अब जल्दी से अपने डिस्कशन को मैं वाइंड अप करता हूँ, रिमेनिंग डिस्कशन को भी। तो इसमें आप देखिए कि अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज टिप्स देने लगा हूँ। मैंने आपको अभी तक एमडी कैट पंजाब की स्टोरी बता दी कि भाई खुदा के लिए 2018 अक्टूबर को जेल में रख के पढ़ना शुरू कर दो, चेंज होगा तो कोई बात नहीं, तब देखी जाएगी, डेट आएगी तब भी आपको पता चल जाएगा, आप सिर्फ पढ़ना शुरू कर दो।
दूसरे नंबर में आपको ये बताया कि आपने डे 1 और डे 2 पे किस तरीके से माहौल बनाना है कि आप अगले 1.5 महीने में अच्छी तैयारी कर पाए। फिर आपको मैंने एग्जाम को एंटिसिपेट करना भी सिखा दिया। फिर मैंने आपको जो है वो एमसीक्यूज की डिफरेंट टाइप्स भी बता दी कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आते हैं। अब लास्ट पे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइंस देने लगा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको टिप्स देने लगा हूं कि भाई फिजिक्स को आपने कैसे लेके चलना है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यार। फिजिक्स की तैयारी के लिए जो टिप्स देने लगा हूं मैं आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड एमडीकैट सिलेबस कंटेंट थॉरोली फ्रॉम टेक्स्ट बुक, राइट। एक तो जो भी सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको कंटेंट को थॉरोली पढ़ना है। और साथ साथ आपने एक बहुत अहम काम जो करना है वो ये करना है कि आपने बुक रीडिंग का लोड शेड करना स्टार्ट करना है। बुक रीडिंग का लोड शेड करने से क्या मुराद है? उसके शेड करने से मुराद ये है कि आपने जो टॉपिक्स आपने इतने अच्छे तरीके से पढ़ लिए कि आपको लगे कि अब इसके लिए मुझे मजीद दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बुक की साइड पे छोटा सा क्रॉस लगा दें, भाई इसको मजीद मैंने इसको वाइंड अप कर दिया। तो जैसे जैसे आप अपने सब्सिक्वेंट रिवीजन के अंदर जाएंगे आपके पास कम कम कंटेंट होगा फर्दर रीडिंग्स के लिए। और इसके अलावा फिर ये भी इसमें ये भी देखें आप कि लाइक यू सीन हियर, एक तो फिजिक्स के हवाले से आपने जो सिलेबस है उसको आपने अच्छे तरीके से पूरी बुक को रीड करना है। और इसके अलावा वाइल स्टडिंग एनी यूनिट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का कोई भी यूनिट पढ़ते हुए आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने एक बड़ा अहम काम करना है, यू विल मेक योर ओन नोट्स ऑफ फॉर्मूलाज। बहुत सारे नोट्स जो बने बनाए भी अवेलेबल हैं, लेकिन आप लोगों को मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, आपने अपने नोट्स बनाने हैं, राइट। और प्रेफरेबली जो है वो फॉर्मूला के ग्रुप्स बनाए, जो मिलते हैं तो फॉर्मूला उनके ग्रुप बना रहे हैं। ऑल्सो लर्न टू एंटिसिपेट हाउ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड रिगार्डिंग एनी गिवन फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं, आपने नोट्स में भी लिख लिया उसको, साथ आप ये भी सोचना है इस फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर, कैसे पूछेगा, इन रिलेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या चीज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या वेरिएबल्स के बारे में पूछ लेता है, इस चीज को ये करेंगे तो क्या होगा, इस चीज को बढ़ाएंगे कम करेंगे तो क्या होगा, राइट। या उस फॉर्मूला की एप्लीकेशन के बारे में भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आपने उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना भी सीखना होता है डिफरेंट सिनेरियोज। सो फॉर्मूलाज जो है फिजिक्स के, दिस इज द की टू सक्सेस। तो मैं आपको टेक होम पॉइंट जो दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि आप जब भी आप फिजिक्स के टॉपिक्स को पढ़ते चले जाएंगे, सिंपल 4-5 पेजेस पकड़ लें, हर चैप्टर के फॉर्मूलाज की एक शॉर्ट लिस्ट अपने हाथों से नोट्स अपने बनाते चले जाएं, और आखिरी दिन आपने उन नोट्सों को लाजमी तौर पर रिवाइज करना है। और उन फॉर्मूलाज को ना सिर्फ नोट्स बना लें बल्कि उनको अच्छे तरीके से आप लोग अप्लाई करना ही सीख लें। ऑलराइट, नेक्स्ट भी क्या है कि फोकस ऑन एग्जांपल्स, ग्राफ्स एंड एक्सरसाइज। तो एक तो जो बुक के अंदर एग्जांपल्स गिवन है, फिर जो ग्राफ्स गिवन है, और इवन जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स भी, साइड टेबल्स भी, और लाइक जो यानी शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं इनको आपने इन डिटेल देख लेना है, राइट। तो साइड टेबल्स बेसिकली वो बुक का पार्ट ही है, तो इसमें आप कह लें एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस। तो याद रखना कि फिजिक्स के अंदर आपके जो ऑलरेडी जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उन्हीं न्यूमेरिकल्स को डिफरेंट डिफरेंट वेज में एग्जामिनर्स टेस्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा इवन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी कुछ न्यूमेरिक शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वहां से भी एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो आई वांट यू के उन शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में भी आपको अच्छी नो हाउ होनी चाहिए जो आपकी बुक के अंदर गिवन है। और इसके अलावा जो अल्टर्ड पास क्वेश्चन वाली मैंने आपको एक बात दी की है, आपको मैंने उसका कॉन्सेप्ट दिया है, तो अल्टर्ड पास क्वेश्चन चाहिए, स्पेशली इंपॉर्टेंट है फॉर फिजिक्स। और एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस है, दिस इज द की टू सक्सेस। फिर अगर हम बात करें केमिस्ट्री के हवाले से, एक तो सिलेबस के मुताबिक आपने टेक्स्ट बुक पूरी रीड कर लेनी है। फिजिकल केमिस्ट्री फोकस करती है ज्यादा बुक लाइंस के ऊपर और बुक के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और न्यूमेरिकल्स के ऊपर। जो फिजिकल केमिस्ट्री है बेताशा से बुक लाइंस आती हैं या बुक के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कभी कभार इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, मोल एवोगाड्रो नंबर्स वगैरह के जैसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसके बाद फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करती है और रिएक्शंस की कंडीशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। जैसे किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, कैटलिस्ट कौन सा होगा, वगैरह वगैरह कंडीशंस के ऊपर ज्यादा बात होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाईएस्ट यील्ड है क्योंकि सबसे कम सिलेबस है और सबसे ज्यादा यील्डिंग ये वाला एरिया है कि थोड़ा सा सिलेबस है, थोड़ा सा जोर लगा के इसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, नंबर आपके बहुत अच्छे आ जाते हैं। और भी अच्छा डिफरेंस क्रिएट करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी आती हो तो इसका तैयार करने का तरीका का क्या है, फोकस ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शंस एंड देयर एग्जांपल्स। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं रिएक्शंस के उनको वो फोकस करें और उनके एग्जांपल्स तैयार करें। फॉर एग्जांपल जैसे अगर अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करें तो इससे अल्कीन बनेगा, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, लाइक उसकी ऐसे उसकी एक एग्जांपल, एक बेसिक रिएक्शन की एक एग्जांपल है।
ठीक है। तो जब अल्कोहल को हम डिहाइड्रेट उसको डिहाइड्रेट करेंगे तो उससे अल्कीन में बनना है। तो इसकी एग्जांपल जैसे आपके सामने आ गई। तो इस तरह से कंडीशन ऑफ रिएक्शन है, इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, इसमें एक चीज मैंने गौर की देखा है कि बच्चों से मैंने एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके खास तौर पे वो बुक के बाहर जाने की बड़ी ज्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ा सिलेबस है, एग्जाम का फोकस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको आउट ऑफ द बुक भी बहुत सारी जगहों से तैयार करने की कोशिश करते हैं। वही अहम ज्यादा, इसके लिए ये सिलेबस से तसल्ली नहीं होती कि इतने से सिलेबस के अंदर से पूरा पेपर आ जाएगा। भाई जो बुक के अंदर गिवन है 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर उसी में से आना है। तो गॉड से अपने माइंड को टेक्स्ट बुक से बाहर ना लेके जाएं। खास तौर पे ये बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ट्रू है, लेकिन इवन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ट्रू है। इवन इंग्लिश के लिए भी ग्रामर का जो पोर्शन है काफी हद तक वो टेक्स्ट बुक में से आता है। तो इस हद तक एग्जाम का जो फोकस है वो टेक्स्ट बुक के ऊपर है। ऑलराइट, तो इसमें नेक्स्ट देखेंगे पास्ट क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो भी इंपॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स एमसीक्यूज प्रैक्टिस जो है दैट्स द की टू द सक्सेस। अब अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो इसके लिए भी टेक्स्ट बुक रीडिंग राइट, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी को पढ़ते पढ़ते आप क्या करें, साइड बाय साइड अपनी लोड शेडिंग भी स्टार्ट कर दें कि जिन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छा तैयार कर लें, साइड पे क्रॉस लगा दें, आइंदा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता अपने टॉपिक्स को स्टेट में ले जाएं कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही पेश ना है। साइड पे क्रॉस लगा दें, हाँ अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया दोबारा कंसल्ट कर लें, नहीं तो पढ़े ना बार बार। फिर बायोलॉजी जो है वो बुक लाइंस और बुक के कॉन्सेप्ट पे फोकस करती है, और आपने बायोलॉजी के अंदर खास तौर पे एक अहम प्रिंसिपल फॉलो करना है। वो अहम प्रिंसिपल क्या है? वो अहम प्रिंसिपल ये है कि आपने टॉपिक्स को उनकी लेंथ के अकॉर्डिंगली नहीं बल्कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली पढ़ना है। लेंथ के अकॉर्डिंगली नहीं बल्कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने पढ़ना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैन एंड एनवायरमेंट वगैरह कुछ यूनिट्स हैं बहुत लेंथी हैं, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं आते लंबे चौड़े, बहुत थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं, वो भी बड़े स्पेसिफिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो उन चीजों के ऊपर आपने टाइम नहीं लगाना। हाँ कुछ यूनिट्स हैं जैसे इम्यूनिटी है, जैसे फिजियोलॉजी की चीजें, जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें से अब देखिए आपको पता है कि बेताशा क्वेश्चंस आते हैं राइट, लाइक हाफ पेपर सिर्फ सेल बायोलॉजी और फिजियोलॉजी में से आ रहा होता है। तो इन चीजों के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। सो बायोलॉजी के लिए खास तौर पे यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन द मोर इंपॉर्टेंट एरियाज। सिलेबस की लेंथ को देख के नहीं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस को देख के, या एग्जाम के लिए जहां से सवाल ज्यादा आने हैं इस चीज को देख के आपने टाइम स्पेंड करना है। पास्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और टॉप ग्रेड के लेक्चर्स और फास्ट वे नोट्स। अल्हम्दुलिल्लाह कितने सारे स्टूडेंट्स से मुझे ये रिमार्क्स मिले कि जो लाइक जो वीडियो लेक्चर्स हैं खास तौर पे अगर आप पूरे लेक्चर सुन लें, उनको एब्जॉर्ब कर लें राइट, इंशाल्लाह आपका 100% बायो का पेपर सॉल्व हो जाएगा राइट। ये जो रिमार्क्स हैं मुझे एक आध दफा नहीं, 10 ईयर्स से मैं टीचिंग के अंदर हूँ लाइक, तो ये सेवरल टाइम्स लाइक कितनी दफा मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कल अल्हम्दुलिल्लाह 100% स्कोर कर चुके हैं राइट। तो मैं थोड़ा सा ट्रिकी वे में पढ़ाता हूँ। ट्रिकी वे से मुराद ये है कि लाइक मैं बहुत ज्यादा बच्चों के दिमाग को निचोड़ता हूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करता हूँ, एक स्टेज तक एक हद तक बच्चों को इरिटेट भी कर देता हूँ, लेकिन बाद में ग्रेजुअली इनको फिर फीड भी अच्छा कर देता हूँ। पर मेरा पढ़ाने का अपना एक स्टाइल है जो कि 95% स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद आता है, 5% स्टूडेंट्स थोड़ा सा उससे इरिटेट भी होते हैं। लेकिन ये चीज मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आप उस कंटेंट को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेंगे 100% आपका पेपर बायो का सॉल्व हो जाएगा राइट। तो आप अगर आपकी बायोलॉजी वीक है तो लेक्चर्स को जरूर सुन लें। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और बुक रीडिंग जो है ओवर एंड ओवर अगेन, दिस इज द की टू सक्सेस। तो बुक रीडिंग, रिपीटेड बुक रीडिंग्स अगर किसी सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा हेल्प आउट करती है तो वो बायोलॉजी है राइट। सो इसको बुक रीडिंग्स आप दें। फिर इंग्लिश, ये ओवरऑल ये जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट इसके अंदर जो है हमारे पास ये होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी इंग्लिश का सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश के लिए ओवरऑल इंग्लिश के लिए मैं आपको टिप्स दे देता हूँ, ये बायोलॉजी के लिए टिप्स थी। इंग्लिश के लिए मैं आपको टिप्स जो भी दे देता हूँ कि इंग्लिश के लिए बेसिक टिप्स क्या है। इसमें सबसे पहली चीज ये है कि जो आपकी वोकैबुलरी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। तो वोकैबुलरी में से आप समझ लें कि वोकैबुलरी, इसके वोकैबुलरी के मुफ्त के नंबर हैं, ठीक है। जस्ट थोड़े से वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है, मेरे से बार बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर वोकैबुलरी को हम तैयार कैसे करें। इसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है, आपको वोकैबुलरी में टेक्निकली तो 3 तरह के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। लाइक उसमें सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, सिनोनिम्स आ सकते हैं, एंटोनिम्स आ सकते हैं राइट। तो ज्यादा फोकस सेंटेंस कंप्लीशन और सिनोनिम्स के ऊपर है।
तो अगर आप सिर्फ एक काम कर लें तो तीनों तरह के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। वो काम क्या है? दैट इज कि जब आप वोकैबुलरी तैयार करेंगे, हर वर्ड आपको अच्छे तरीके से वो उसको डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करना आना चाहिए। एक ही लफ्ज है, आप उस लफ्ज को अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली उसको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आप यूज कर लें, राइट। जैसे एक वर्ड है जैसे फैब्रिकेटेड है, ठीक है, तो आप जैसे कि हाँ भाई तुम मुझे फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या तुमने ये जो वूंड बनाया है ये फैब्रिकेटेड वूंड है, तुमने उसके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए वूंड बनाया है। भले आप उर्दू के जुमले में उसको इस्तेमाल करना सीख लें, लेकिन यू शुड बी एबल टू यूज दैट वर्ड इन सेंटेंस। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। ये तो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, मैंने आपको बता दिया। ये तो वोकैबुलरी के लिए ये चीज, ये जो फैक्ट है ये वोकैबुलरी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो चीज है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि नेक्स्ट इसके लिए जो टिप ऑफ है वो ये है, यू सीन हियर, कि इसके लिए जो अच्छा इसमें एक चीज और भी है कि जो वर्ड ग्रुप्स बनाने हैं ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हेल्पफुल है। अच्छा वर्ड ग्रुप्स बने बनाए भी मिल जाते हैं, यानी कि सिमिलर वर्ड्स को आप इकट्ठा ग्रुप बना लें, लेकिन अगर आप खुद से कैटेगरीज बना के वर्ड्स के ग्रुप्स बनाएंगे ना, आप बैठ के कोई एक आध दिन रिहर्सल करेंगे, इससे जो वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी किसी और के बनाए हुए ग्रुप से नहीं होनी। तो आपके लिए बेस्ट वर्ड ग्रुप्स वो हैं जो आपने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े से वर्ड्स हैं, इवन एक आध दिन भी आप फोकस कर लें, आप वर्ड ग्रुप्स बना सकेंगे। वर्ड ग्रुप्स बना लें, ग्रुप्स की शक्ल में एक तो कोरिलेट हो जाएंगे, उनकी सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस इकट्ठे आ जाएंगे, और बड़ी दफा अगर सिमिलर वर्ड्स हैं तो स्टेटमेंट वर्ड होता है, एक वर्ड होता है वोकैबुलरी का, ऑप्शन वोकैबुलरी का ही कोई दूसरा वर्ड उससे मिलता जुलता होता है, राइट। सो इसमें आप कह लें कि सिनोनिम या एंटोनिम फाइंड करने में आपको खासी आसानी होगी वर्ड ग्रुप्स अगर आप बना लेते हैं, और प्रेफरेबली अपने वर्ड ग्रुप्स बनाएं। किसी और के देखने हैं देख लें, लेकिन अपने वर्ड ग्रुप्स आपको बेस्ट वो हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा टीजी के जो लेक्चर्स हैं एफआरएन है, ये ग्रामर पोर्शन की कोर है बिल्कुल। अगर आप इन, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, सारे लेक्चर ग्रामर के भी अगर आप सुनते हैं मे बी आपके 25-30 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अगर आप उन लेक्चर्स को एब्जॉर्ब कर लें, चाहे कि आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करें, आप बुक रीडिंग्स के ऊपर लंबी चौड़ी बुक रीडिंग्स के ऊपर टाइम आप वेस्ट करें, अब जस्ट ये चंद घंटे के लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स को एब्जॉर्ब करें और फास्ट भी ये नोट से बार बार रिवाइज करते रहें, राइट। तो इस चीज से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो पास क्वेश्चन इसके अंदर भी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। हाँ एक और चीज जो है टेक्स्ट बुक रीडिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हो सर ये कैसे हुआ? भाई इंग्लिश के अंदर भी जो देखने में आया है वो ये आया है कि पिछले 10 सालों में, अक्सर सालों में उन्होंने जो ग्रामर के जो क्वेश्चंस दिए हैं यूसेज का करेक्शन के, उन्होंने बुक की लाइंस को उठा के दिया, उनको ट्विस्ट करके दिया। तो जिन लोगों ने बुक को पढ़ा हुआ होता है उनको ज्यादा आसानी से वो एरर को भी स्पॉट कर लेते हैं, वो सही फिक्रा भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन अब आपके पास इस वक्त हरगिज ये टाइम नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक को पढ़ते फिरें, ये हमाकत अब करनी भी नहीं है। ये काम वो करते हैं जो रिपीटर्स हैं, जिनके पास पूरा साल था तैयारी के लिए, वेले बैठे तो और कुछ ना करते, उनके चलो इंग्लिश की बुक ही पढ़ लेते हैं। अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका ये, फिर आप क्योंकि बुक से ऑफ कोर्स क्वेश्चंस भी आते हैं, इसका सोल्यूशन ये है कि हमने टॉप रेट के क्वेश्चन बैंक के अंदर जो यूसेज करेक्शन में क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे डाले हैं जो स्ट्रेट हैं ही टेक्स्ट बुक के, टेक्स्ट बुक ही से बने हुए वो क्वेश्चंस हैं। तो आप उन क्वेश्चन बैंक की सिर्फ प्रैक्टिस करें डायरेक्ट वहां से, ताकि आपकी डायरेक्ट बुक के लाइंस की आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, बुक रीडिंग के ऊपर टाइम वेस्ट ना हो। तो आप जितना ज्यादा हो सके सिर्फ और सिर्फ इसके ग्रामर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ऑलराइट, उसके बाद फिर एक और चीज है कि डेवलपिंग गुड सेंस ऑफ ग्रामर इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेमोराइजिंग द रूल्स। तो ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं बड़ी दफा वो सिर्फ और सिर्फ आप ये कह लें कि वो कॉमन सेंस की बेस पे वो अटेम्प्ट हो जाते हैं। लाइक कितनी दफा मैंने, कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, लाइक एक दफा एक स्टूडेंट थी, मेरी एक स्टूडेंट थी, हर नेम वाज मरियम। तो मुझे आगे कहती सर मुझे उसने पेपर रख दिया, एक पास पेपर ला के मेरे सामने रख दिया, सर ये पेपर एमडी कैट का, आप इसको इंग्लिश का पेपर आप सॉल्व करें, बायो तो आप करते ही हैं। सो आई वाज टेलिंग यू कि मुझे उसने लाके इंग्लिश का पेपर दे दिया, सर इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करें। तो मैंने इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया एंड आई गॉट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर राइट। तो होता कि मैंने इसके रूल्स को रिसेंटली, लाइक पिछले 5 साल में भी इसके रूल्स को नहीं पढ़ा था मैंने। तो शी सेड हाउ डिड यू गेट ऑल ऑफ देम राइट? तो लाइक मैंने उसको एक ही बात की, मैंने कहा मैं इनको सिंपली, मेरे पास एक अप्रोच है कि मैं सिंपली इनको जस्ट उर्दू में ट्रांसलेट करके अपनी कॉमन सेंस से देखता हूँ यार इसके अंदर मसला, ये अगर स्पॉट दिया है तो इसके अंदर कहां से मसला जो आउट ऑफ लॉजिक जा रहा है, या अगर करेक्ट सेंटेंस है उसको मैं हर एक सेंटेंस को करेक्ट सेंटेंस से चूज करना है, उर्दू में ट्रांसलेट करके देखता हूँ, खुद ही मुझे पता चल जाता है इसकी बेस्ट सेंस बन रही है। इवन जस्ट एक कॉमन सेंस की बेस पे ग्रामर का पोर्शन अच्छा अटेम्प्ट हो जाता है, प्रोवाइडेड आपने अगर सेंसिबल वे में प्रैक्टिस की हो, राइट। सो इसके अलावा एमसीक्यूज जो है ना, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो है फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, दैट्स आल्सो द की टू द सक्सेस हियर।
So this was all about the guidelines of English. I hope कि आपको अब सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइंस जो हैं वो भी आपको अच्छे से मिल चुकी हुई हैं। तो अब अगर आपने एमडी कैट का मास्टर प्लानर लेना है और तो आप क्या करेंगे, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लेंगे, राइट। ये जो सेशन है नया, उसके अंदर अकॉर्डिंग टू न्यूज़ स्केड्यूल 2 सितंबर से ये स्टार्ट भी हो रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है सेशन। तो इस सेशन को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट वो भी आपको मिल जाएगा, राइट। और जिसमें आप प्रेफरेबल मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस स्टेज पे भी आप पूरी सब्सक्रिप्शन बाय करें, वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, क्वेश्चन बैंक और फुल लेंथ पेपर्स। तो इससे फायदा ये होगा कि अगर आपके फर्स्ट करें कि 400 टॉपिक्स में से को आपके 30 टॉपिक्स भी वीक है ना अभी तक, जिनको आपको नहीं समझ लग रही, आप एटलीस्ट उनके लेक्चर से सुन लेंगे तो इट्स वर्थ इट।